स्टार्ट करें। देखो, तो टैक्स का नया चैप्टर है हमारा ये कैपिटल गेन्स। हम लोग इसके पहले दो हेडिंग पढ़ चुके हैं मेन, क्या क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दो चीज पढ़ चुके हैं। इसके बाद नंबर तो आता है पीजीबीपी का, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, लेकिन हम लोग उसके पहले कैपिटल गेन्स पढ़ रहे हैं। पहले कैपिटल गेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पीजीबीपी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका वो 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपको अगर ये चैप्टर कवर करना है तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सस्ता चैप्टर है। बस थोड़ा सा कुछ तुमको नॉलेज रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 10 मार्क्स का चैप्टर है। सोचो 15 मार्क्स का चैप्टर हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी था, जो कि हमारा कितना सस्ता तरीके से खत्म हो चुका है। हमारा जो सैलरी था थोड़ा बड़ा था, है ना, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी इजी लगा हमारे पास। तो उसी तरह से कैपिटल गेन तो 10 मार्क्स का है, उससे भी इजी लगना चाहिए, है ना, और है भी उससे इजी। तो बस ध्यान से समझते चलेंगे कि कैपिटल गेन्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। क्लियर चीज? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि कैपिटल गेन्स का डेफिनेशन क्या होता है, कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए एक बार साथ में लिखना शुरू करिए, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। तो साथ में लिखना शुरू करोगे, इनकम अराइजेस, पहले हेडिंग लिख दोगे उस तरह से, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। इनकम्स अराइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स इज नोन एज कैपिटल गेन्स, ठीक है। इनकम अराइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स को बेच के, कैपिटल एसेट को सेल करके जो हमारे पास इनकम अराइज होता है उसी को कैपिटल गेन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन बोलते हैं। मतलब सोचो ना, कैपिटल गेन्स, गेन्स का मतलब फायदा, गेन का मतलब प्रॉफिट, गेन का मतलब इनकम। तो वो इनकम किस चीज से आएगा? तो कैपिटल से आएगा, कैपिटल गुड्स को बेच के आएगा, कैपिटल एसेट को बेच के आएगा। तो अगर हमारे पास कैपिटल एसेट को सेल करते हैं और सेल करने के बाद हमारा इनकम होता है, तो उसी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स बोलते हैं। आया समझ में? अब सवाल उठता है कि सर कैपिटल एसेट का क्या मतलब होता है? यहां पे एसेट तो हमारे पास जानते हैं, एसेट तो नॉन करंट एसेट भी होता है और करंट एसेट भी होता है। मतलब हमारे पास फिक्स एसेट होता है, हमारे पास करंट एसेट होता है, बोला है ना। लेकिन ये जो कैपिटल एसेट नया वर्ड आया है, ये कैपिटल एसेट का क्या मतलब होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए एक बार लिखेंगे यहां पे, ठीक है। हियर कैपिटल, हियर कैपिटल एसेट्स include all the capital goods, all the capital goods, जितने भी हमारे पास कैपिटल गुड्स होंगे सभी को इंक्लूड करता है, बट एक्सक्लूडिंग क्या क्या चीज? पहला स्टॉक ऑफ या स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल मूवेबल एसेट्स, और तीसरा एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। कौन सा एरिया? रूरल एरिया। रूरल एरिया का मतलब क्या होता है? गांव देहात, है ना, जहां पे गांव देहात लोग में जब एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में बात करते हैं। तो ये तीन तरह का, सुनना ध्यान से, क्या बोलता है? बोलता है कैपिटल एसेट्स इंक्लूड ऑल द कैपिटल गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं, सभी एसेट्स को यहां पे कैपिटल एसेट माना जाता है। लेकिन ये तीन चीज को छोड़ के, ये सबको एक्सक्लूड करके, क्या एक्सक्लूड करके? स्टॉक इन ट्रेड, यानी जिस स्टॉक का तुम बिजनेस कर रहे हो, जिस स्टॉक का से रिलेटेड तुम बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वो स्टॉक का बात यहां पे नहीं होना चाहिए। बोलता है पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं आना चाहिए। पर्सनल मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट मतलब जो मूव करता है एसेट, जो एसेट मूव करता है, जैसे कार मूव करता है कि नहीं करता है, फर्नीचर मूव करता है कि नहीं करता है। तो अगर वो पर्सनल होगा, अगर तुम्हारा होगा, अपना खुद का होगा, बिजनेस का होगा तब नहीं, पर्सनल अगर मूवेबल एसेट होगा तो उसको बोलता है यहां पे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। पर्सनल कार होगा तो वो हमारा एसेट नहीं होता है।
अगर पर्सनल हमारे पास फर्नीचर होगा तो उसका यहां पे एसेट माना नहीं जाता है। हाँ, पर्सनल अगर बिल्डिंग होगा तो वो हमारा माना जाएगा एसेट। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग तुम्हारा मूवेबल नहीं होता है, क्या होता है? इमूवेबल होता है। बोलो समझ में आ रहा है? तो बोलता है पर्सनल मूवेबल एसेट अगर होगा तो इसको एक्सक्लूड करता है कैपिटल एसेट मानने के लिए। यानी कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में पर्सनल मूवेबल एसेट हमारा नहीं आता है। दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज क्या बोलता है? एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब गांव देहाती एरिया में अगर आपका कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो इस लैंड को भी यहां पे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। अर्बन एरिया में अगर है, अगर शहर में है, सिटी में है, अर्बन एरिया में जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है, अगर उस जगह पे अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है तब तो कैपिटल एसेट है, लेकिन अगर रूरल एरिया में है तो उसको माना नहीं जाता है। आया समझ में? तो इतना ध्यान रखना कि तीन चीज यहां पे आपके पास एक्सक्लूड किया जाता है। एक होता है आपका स्टॉक इन ट्रेड, एक होता है पर्सनल मूवेबल एसेट, एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। कभी कभी तो 5 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जनरल वालों का। अगर आप जनरल वालों से हो तो आप ये वाला चीज ध्यान में रखना कि कभी कभी आपके पास 5 ठो 4 ठो एसेट दे देगा, एसेट का नाम दे देगा, समझ में? और तुमको बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो ये हमारा कैपिटल गुड्स है, कैपिटल एसेट है कि नहीं। बस इतना ही खाली बताना होता है। समझ में कि वो कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा? आ रहा है समझ में? बताओ, अगर तुमको बोल देगा पर्सनल कार है तो बताओ वो कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल कार जो होता है वो मूवेबल कार है और पर्सनल मूवेबल एसेट तुम्हारा यहां पे एक्सक्लूड किया जाता है कैपिटल एसेट से। आया ना? अगर बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग है तो बताओ लैंड एंड बिल्डिंग पर्सनल बोले या ऑफिशियल बोले, कुछ भी बोले, वो तो इमूवेबल है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वो इंक्लूड होता है, यानी वो कैपिटल एसेट होता है। आया समझ में? बोलो क्लियर है चीज? हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड बोल देगा क्वेश्चन में, स्टॉक इन ट्रेड, बोलेंगे ना ना ना, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है हमारा। आया समझ में? उसी तरह से बोल देगा एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया दे देगा, मतलब ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर अर्बन एरिया में दे देगा तो कैपिटल एसेट होता है हमारा। समझ में आया? तो खाली तुमको उसका नेचर पढ़ना है, पता करना है और उसके बाद लिख देना है कि वो कैपिटल एसेट होगा या नहीं होगा। आया समझ में? इसी में तुमको 5 मार्क्स या 3 मार्क्स 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन दे देगा तुम आराम से कर सकते हो। आया समझ में? और अगर क्वेश्चन बनाने वाला देगा तो बनाने का काम करना पड़ेगा। क्या बनाने देगा, क्या करना है, सब कुछ सीखेंगे। यहाँ पे गेन निकालने सीखना है हम लोग को, कैपिटल गेन ना, तो कैपिटल गेन निकालने सीखना है हम लोग को, यानी कैपिटल एसेट को सेल करेंगे, कैपिटल एसेट को सेल करेंगे और सेल करके हमारे पास जो गेन आएगा, इनकम आएगा, उसी को तो कैपिटल गेन बोलते हैं। है ना? अब यहाँ पे जो इनकम होगा वो तो बात समझ में आ रहा, लेकिन कैपिटल एसेट क्या होगा, तो कैपिटल एसेट के बारे में यहाँ पे बात कर लिए। बोलो समझ में आया? अच्छा, एक्सक्लूडिंग का तो बात यहां पे लिख दिए, लेकिन कुछ कुछ बात यहां पे इंक्लूडिंग होता है, बट इंक्लूडिंग लिख देते हैं यहां पे, इंक्लूडिंग भी कुछ चीज होता है हमारे पास, तो इंक्लूडिंग के बारे में भी लिख देते हैं। क्या क्या इंक्लूड करता है? तो ये इंक्लूड करता है ज्वेलरी। आ रहा है समझ में? ज्वेलरी को इंक्लूड करता है, पेंटिंग्स जो होता है उसको इंक्लूड करता है, ड्राइंग्स जो होता है उसको इंक्लूड करता है। आ रहा है समझ में? और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे आर्कोनोलॉजिकल कलेक्शन होता है हमारे पास। अरे मतलब तुम्हारे पास पुराने जमाने का महाराणा प्रताप का तलवार, समझ में आ रहा है? गांधी जी का धोती, मतलब इस तरह का हम बोल रहे हैं कि इस तरह का जो कलेक्शंस हमारे पास होता है, म्यूजियम में सब नहीं होता है कलेक्शंस, वो सारा वो सब कैपिटल एसेट माना जाता है। वो सबको क्या माना जाता है? कैपिटल एसेट माना जाता है। जो पेंटिंग्स होता है, पेंटिंग्स जो हम लोग बना देते हैं, छोटा मोटा पेंटिंग उसको नहीं, जो बड़ा बड़ा पेंटिंग्स वो भी हमारा कैपिटल एसेट माना जाता है। वो सब भी, उसका भी नीलामी होता है ना? वो सभी भी करोड़ों में और लाखों में उसका बिक्री होता है। तो अगर पेंटिंग्स होता है, ड्राइंग्स होता है, ज्वेलरी होता है, तो ये सब कैपिटल एसेट में माना जाता है, इसको कैपिटल एसेट इंक्लूड किया जाता है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? और भी बहुत सारा चीज होता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये चीज एक्सक्लूडिंग में तो बात कर दिए, इंक्लूडिंग का बात कर दिए। अगर कहीं पे बात ऑक्शनेबल क्लेम का बात होगा, ऑक्शनेबल क्लेम मतलब जिसका हम लोग नीलामी करते हैं, नीलामी वाला बात यहां पे नहीं आता है, नीलामी वाला बात यहां पे नहीं आता। यहां पे सेल करने का बात होता है, यानी सेल किया जाएगा। नीलामी में भी सेल होता है, लेकिन ऑक्शनेबल क्लेम को यहां पे एक्सक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सक्लूड किया जाता है। आया समझ में? यानी अगर आप, जैसे तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास क्या है? घर, तुम किसी के पास बेच रहे हो तो वो होता है तुम्हारा सेल ऑफ कैपिटल एसेट। लेकिन अगर उसको तुम नीलाम कर रहे हो, ऑक्शन कर रहे हो उसका, तो बोलता है ये कैपिटल एसेट आपका नहीं होगा। आया समझ में? हाँ या ना? अगर मान लेते हैं ये बॉटल, ये हमारा बॉटल मूवेबल है, वैसे नहीं आएगा, लेकिन बिजनेस का है। किसका है? बिजनेस का। तो बिजनेस वाला तो हम लोग इंक्लूड करेंगे। आया समझ में? तो बताओ, अगर ये बॉटल है हमारा कैपिटल एसेट है, मान लेते हैं ये कैपिटल एसेट है,
समझ में आया? अगर ये मिस्टर एक्स के पास हम बेचेंगे तो बेचने से मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इनकम होगा कि नहीं होगा। इसको खरीदे हम 100 रुपया में, बेचेंगे 150 रुपया में, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोला है ना। तो वो इनकम को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, कैपिटल एसेट मानेंगे, बोला है समझ में। लेकिन अगर यही 100 का चीज अगर बोली लगाने दे दिए, बताओ बोली लगाओ, इसका कितना में कौन खरीदेगा, जिसका ज्यादा बोली होगा उसके पास जाके बेच देंगे। तो ये नीलामी वाला, ऑक्शन वाला अगर बात होता है तो यहां पे इसको कैपिटल एसेट नहीं मानते हम लोग। आया समझ में? तो ये चीज का ध्यान में रखना, क्लियर चीज। तो हमारे पास क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या एक्सक्लूड करता है कैपिटल एसेट, ये बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। चलिए, तो ये हमारे पास था कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन, कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आता है और कैपिटल गेन का डेफिनेशन क्या था, ये बात हम लोग यहां पे जान लिए। बोलो बात समझ में आया? अब हम लोग का आता है मेन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। हम लोग कैपिटल गेन्स का टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। कितने तरह का कैपिटल गेन्स होता है? अरे अभी तो हम लोग बात किया ना कि कैपिटल गेन्स हम लोग को पढ़ना है, कैपिटल गेन्स निकालना है, लेकिन कैपिटल गेन्स कितने तरह का होता है अब इसके बारे में बात करेंगे। तो सुनना, यहां पे लिखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स हमारे पास 2 तरह का होता है सर। कितने तरह का? 2 तरह का कैपिटल गेन्स हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा बोलेंगे? पहला पढ़ना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। क्या पढ़ना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में STCG भी बोल सकते हैं। और दूसरा पढ़ना है हम लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को LTCG भी बोल सकते हैं हम लोग। यहां पे आ रहा है समझ में? तो इस तरह से 2 चीज हम लोग को पढ़ना है। कैपिटल गेन्स का टाइप्स जो होता है वो 2 तरीके का होता है, हम लोगों को पढ़ना बस 2 तरीके का है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अब सवाल उठता है शॉर्ट टर्म कब होगा, लॉन्ग टर्म कब होगा, आया ना। यानी कैपिटल गेन्स मतलब कैपिटल एसेट को बेच के हमारे पास इनकम, लेकिन वो इनकम आपका या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। आया समझ में? आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अरे 10 मार्क्स फोकट में थोड़ी ना दे देगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन जब तुम कैलकुलेट करोगे तो या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। बोलो बात समझ में आया? अब सवाल उठता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे हम लोग पता करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे पता करेंगे, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म है और ये हमारा लॉन्ग टर्म है। बोलो बात समझ में आया? अगर कोई एसेट को कैसे समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म है या कैसे समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म है, तो उसके लिए हम लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कितना दिन तक हम उसको अपने पास होल्ड करके रखे थे, कितना दिन तक हम उसको अपने पास होल्ड करके रखे थे। यानी होल्ड करने का मतलब क्या हो गया? अरे अपने पास रखना। जैसे यही जो बॉटल के बारे में बताए, हम इसको खरीदे थे 2 साल पहले और बेच रहे अभी, तो इसका मतलब हम कितने साल तक इसको रखे अपने पास? 2 साल तक रखे। समझ में आया? अगर हम एक घर खरीदे थे 2015 में और अभी 2024 में बेचेंगे तो 15 से लेकर के 24 कितना साल हो जाता है? 8-9 साल हो जाता है। बोला है ना? तो इसका मतलब इतने साल तक होल्ड करके रखे थे। तो इसका मतलब जो हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो पता चलता है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग से पता चलता है। किससे पता चलता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग से पता चलता है। समझ में आया? तो उसके लिए हम लोग को यहां पे जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स के बारे में बात करेंगे। यानी अगर आप कोई भी एसेट्स को होल्ड करके रखोगे तो कितने दिनों तक होल्ड करोगे और किस तरह का नेचर होगा, मतलब कितने दिन तक आप होल्ड करोगे जो वो शॉर्ट टर्म होगा और कितने दिन के आप मतलब होल्ड करोगे जो लॉन्ग टर्म होगा। क्योंकि हम लोग का या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म। 2 ही तरह का होगा। तो कब मानेंगे कि शॉर्ट टर्म होगा, कब मानेंगे कि लॉन्ग टर्म होगा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बोलो समझ में आया? चलिए एक बार लिखिए। तो क्या बोलता है सुनना, बोलता है 3 कैटेगरी में इसको हम बांट दिए। पहला कैटेगरी में क्या आता है? लिस्टेड शेयर्स आता है, म्यूचुअल फंड आता है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अगर इस तरह का बात बोले, या जीरो कूपन बॉन्ड इस तरह का अगर दे कुछ भी, यानी इस तरह का कोई भी अगर कैपिटल एसेट होगा, कोई भी इस तरह का कैपिटल एसेट होगा तो बोलता है अगर आप उसको होल्ड करके रखे हो अप टू 12 मंथ्स, 12 महीना तक अगर होल्ड करके रखे हो, 12 महीना मतलब 1 साल, 12 महीना मतलब अगर आप 1 साल तक उसको होल्ड करके रखे हो तो शॉर्ट टर्म होगा। क्या होगा? शॉर्ट टर्म। एसटी मतलब शॉर्ट टर्म आ गया, आया समझ में? और अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखे हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा।
बोलो बात समझ में आया? मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग और नेचर ऑफ कैपिटल एसेट का बात जो कर रहे हैं, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग ही तुमको बताएगा कि वो शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म। अरे दो ही तरह का होगा, या तो हमारा होगा शॉर्ट टर्म या तो क्या होगा लॉन्ग टर्म, या तो वो होगा शॉर्ट टर्म या तो क्या होगा लॉन्ग टर्म। तो यानी शॉर्ट टर्म कब होगा? तो अगर हमारा कैटेगरी ए में आने वाला, कैटेगरी 1 में आने वाला है, तो इसका मतलब अगर लिस्टेड शेयर्स होगा, अगर म्यूचुअल फंड के बारे में होगा, अगर यूटीआई के बारे में होगा, अगर जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में होगा, ये सारा अगर एसेट्स आता है, ये सारे एसेट्स को अगर हम सेल करते हैं, वैसे ये सब चीज में तुमको खाली शेयर्स मिलता है क्वेश्चन में, क्या मिलता है? शेयर्स, और जल्दी कुछ नहीं देगा तुमको ये सब में। आया समझ में? तो अगर शेयर्स के बारे में अगर देता है तो शेयर्स दो तरह का होता है, या तो होगा लिस्टेड या तो होगा अनलिस्टेड। अगर शेयर्स लिस्टेड होगा तो बोलता है 12 महीना तक अगर होल्ड करके रखे हो तो शॉर्ट टर्म, 12 महीना से ज्यादा होल्ड करके रखे हो तो लॉन्ग टर्म। अगर वो तुम्हारा अनलिस्टेड शेयर्स है और लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स, इसके लिए कैटेगरी बोलता है 24 महीना। कितना महीना? 24 महीना, मतलब 2 साल। 24 महीना मतलब 2 साल। अगर आप इसको 2 साल तक होल्ड करके रखे हो तो आपका ये शॉर्ट टर्म है, और 2 साल से ज्यादा होल्ड करके रखे हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? और उसके बाद अदर एसेट्स, अदर एसेट्स मतलब ये सारा चीज को छोड़ के जितना भी हो जाएगा, जैसे ज्वेलरी, ये सब के बारे में बात किए ना, ज्वेलरी के बारे में बात किए, कार से रिलेटेड बात करोगे, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ये सब जितना भी हमारे पास बच गया सारा का सारा अदर एसेट्स में आ जाता है। और ये सारा चीज में बोलता है अगर आप 36 मंथ तक होल्ड करके रखे हो, मतलब 3 साल तक होल्ड करके रखे हो तो शॉर्ट टर्म, और उससे ज्यादा होल्ड करके रखे हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो एक बात बताओ, अभी हम एक तुमको एग्जाम्पल दिए थे, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, सुनना ध्यान से एक बार। बताओ, अगर मेरे पास एक सोना का चेन है, सोना का चेन है, अगर ज्वेलरी मेरे पास पड़ा हुआ है, आया समझ में? वो ज्वेलरी को हम खरीदे थे 2015 में, खरीदे थे 2015 में, और उसको हम बेचने वाले हैं 2024 में। तो बताओ, अगर ये ज्वेलरी है तो ज्वेलरी वाला अदर एसेट्स में आएगा। किस में आएगा? अदर एसेट्स। और अदर एसेट्स में बोलता है अगर आप 36 महीना तक उसको होल्ड करके रखे हो तो शॉर्ट टर्म, और अगर 36 महीना से ज्यादा होल्ड करके रखो तो लॉन्ग टर्म। बताओ, 2015 में खरीदे थे, 2024 में बेचेंगे, इसका मतलब वो हमारा 9 साल तक होल्ड करके रखें। क्या 3 साल से ज्यादा है कि 3 साल से कम है? अगर 3 साल से ज्यादा होल्ड करके रखे तो क्या हो जाएगा? वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो नेचर ऑफ एसेट्स अगर हम लोग को पता करना है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? कितने दिनों तक, कितने साल तक हम लोग उसको होल्ड करके, वैसे यहां पे मंथ में बात करना है तो कितने महीना तक उसको होल्ड करके रखें। अगर वो हमारा 12 महीना वाला कैटेगरी में आता है, 24 महीना वाला कैटेगरी में आता है, 36 महीना वाला कैटेगरी में आता है, तो उस एसेट्स के बारे में उस तरह से काम करना पड़ेगा। आया समझ में? अगर वो शेयर्स लिस्टेड होगा तो 12 महीना का कैटेगरी वाले में आता है, अगर वो अनलिस्टेड शेयर्स होगा या लैंड एंड बिल्डिंग होगा तो वो हमारा 24 महीना के कैटेगरी में आता है, अगर हमारा ज्वेलरी होगा या हमारे पास मोटर कार होगा बिजनेस का, अगर इस तरह का कोई चीज दिख जाता है तो हमारा 36 महीने का होगा। बोलो बात समझ में आए? तो उससे रिलेटेड हम लोग को सारा काम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत आई बात समझ में यहां तक? हाँ या ना? तो चलिए, ये सारा हमारा हो गया होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग और नेचर ऑफ कैपिटल एसेट के बारे में। अब सवाल उठता है क्या, ध्यान से समझना, अभी तक हम लोग क्या क्या बात किए? अभी तक बात किए कैपिटल गेन्स जो पढ़ रहे हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है, कैपिटल गेन्स में कैपिटल एसेट का बात हो रहा है तो कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है, किसको एक्सक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है, ये सब बात जान चुके हैं। बोलो हाँ या ना? अब उसके बाद हम लोग पढ़े कि कैपिटल गेन्स में हम लोग को कितने तरह का कैपिटल गेन्स पढ़ना है, तो 2 तरीके का पढ़ना है, या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। अब शॉर्ट टर्म कब होगा, लॉन्ग टर्म कब होगा, उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग देख लिए कि अगर हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आता है तो 12 महीना या उससे कम तक रहेगा तो आपका शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म। बोलो समझ में आया? अब इसका मतलब ये नहीं, अगर तुम्हारे पास लिस्टेड शेयर्स है, ध्यान से समझना, अगर मान लेते हैं म्यूचुअल शेयर्स तुम्हारे पास है, क्या है? म्यूचुअल शेयर्स, और बाद में उसको तुम बेच दोगे और उसको तुम 5 साल तक अपने पास रखे। कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल का मतलब होता है 12 25 60 महीना। अरे बोलो ना, 60 महीना से ज्यादा उसको तुम अपने पास रखे हो तो तुम बोलोगे 60 महीना मतलब 36 महीना वाला देख लेंगे। अरे नहीं, तुमको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड जो है वो कौन सा कैटेगरी में आता है, फर्स्ट, और फर्स्ट वाले में कितना महीना का कैटेगरी है, कितना महीना का पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है, 12 महीना का, 12 मंथ्स का होता है। अगर 12 मंथ से कम होल्ड करके रखे हो तो शॉर्ट टर्म, अगर ज्यादा होल्ड करके रखो तो लॉन्ग टर्म। तुम 13 महीना करो, 14 महीना करो, 15 महीना, 60 महीना, 110 महीना, 125 महीना, कोई मतलब नहीं रखता है, बस 12 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 12 से ज्यादा है इसका मतलब लॉन्ग टर्म, 12 से कम है तो शॉर्ट टर्म। बोलो बात समझ में आया? वैसे ही अगर 24 महीना से एक दिन भी अगर कम हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, 24 महीना भी हो जाएगा तब भी शॉर्ट टर्म हो जाएगा।
हेलो, अप टू बोलने का मतलब वहां तक, यानी 24 महीना तक का बात करता है कि शॉर्ट टर्म होता है। और 24 महीना एक दिन भी अगर हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। बोलो समझ में आया? एक दिन भी अगर प्रोसीड कर जाएगा, यानी अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? वैसे 36 मंथ वाला, अगर 36 मंथ तक आपका होल्डिंग है तो इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ से अगर ज्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? सर इतना कुछ हम लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्यों बात कर रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का? क्योंकि हम लोगों को कैपिटल गेन जो निकालना है वो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट अलग होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट अलग होता है। आया समझ में? जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, हम लोग बेचेंगे खरीदेंगे तभी ना प्रॉफिट होगा। तो जो खरीदने बेचने का काम होता है वो बोलता है शॉर्ट फॉर्मेट बना के करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट अलग होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट अलग होता है। आया समझ में? तो चलिए सर बिना लेट किए हुए फॉर्मेट अब देख ही लेते हैं। तो ये देखो फॉर्मेट है हमारा ऑफ टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पहले हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? बोलता है, पहले समझ लो फिर बाद में कॉपी कर लेना। बोला है कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बाय, जो भी बंदा का नाम रहेगा, एसएससी का जो भी नाम रहेगा वो नाम लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-24। यही तो चल रहा है हमारा। बोलता है पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट आपको लिखना इस तरीके से। और सबसे पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन को ही सेल्स वैल्यू बोला जाता है। कौन सा वैल्यू बोला जाता है? सेल्स वैल्यू बोला जाता है। लो हम यहां पे लिख देते हैं तुमको इस तरह से, इसी को बोला जाता है सेल्स वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको? सेल्स वैल्यू बोला जाता है। यानी कितना में हम सेल कर रहे हैं, कितना में सेल कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारा आएगा यहां पे। इसके बाद हम लोग लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन सेल। बताओ हम सेल कर रहे हैं तो कुछ तो खर्चा हो रहा होगा मेरा। अरे बोलो, जैसे जिसमें हम लोग का ब्रोकरेज आता है, क्या आता है? ब्रोकरेज, कमीशन, ये सब चीज जो हम लोग का आता है ना, ये सब आता है एक्सपेंसेस ऑन सेल पे। मतलब सर नहीं समझ में आया? बताओ अगर हम सेल कर रहे हैं, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास क्या है? बिल्डिंग। मेरे पास क्या है? बिल्डिंग। और बिल्डिंग वाले का हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग वाले का बात किसमें पढ़े थे? 24 महीना वाला। किसमें पढ़े थे? 24। हम क्या किए थे पता है? बस 18 महीना पहले, कब? 18 महीना पहले ही बिल्डिंग को खरीदे हैं। 18 महीना पहले ही बिल्डिंग को खरीदे हैं और 18 महीना हम अपने पास होल्ड करके रखे हैं। और अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं, ये घर में मेरा गुजारा होने वाला नहीं है, हमको दूसरा घर देखना पड़ेगा। मतलब इस घर को हम बेचने वाले हैं। इस घर को क्या करने वाले हैं? बेचने वाले। उस बिल्डिंग को हम बेचने वाले हैं। तो बताओ हम उसको जो होल्ड करके रखे हैं, 18 महीना होल्ड करके रखे हैं, तो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है, क्योंकि लैंड बिल्डिंग कौन सा कैटेगरी में आता है? 24 महीना वाला कैटेगरी में आता है। और 24 महीना से अगर कम होल्ड करके रखे तो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा होल्ड करके रखे तो लॉन्ग टर्म। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो अब पता चल गया कि ये शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट हम लोग को पता करना पड़ेगा। बताओ हम कितना में खरीदे थे उसको, उस बिल्डिंग को कितना में खरीदे थे? हम खरीदे थे 10 लाख रुपया में। कितना में खरीदे थे? 10 लाख रुपया में खरीदे थे 18 महीना पहले। लेकिन हम लोग जानते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हो या कोई भी एसेट होता है, कैपिटल एसेट, उसका वैल्यू इंक्रीज करते जाते जाता है। क्या होता है? इंक्रीज करते जाता है उसका, हाँ या ना? उसका वैल्यू बढ़ जाता है इन फ्यूचर, हाँ या ना? तो मान लेते हैं कि उस एसेट को खरीदा गया था 10 लाख रुपया में, लेकिन हम उसको आज 18 महीना के बाद जब बेचने वाले हैं तो उसको 25 लाख रुपए में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? 25 लाख रुपया में बेचेंगे। हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। फायदा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो वही इनकम निकालना है तुमको। वो इनकम निकालने के लिए तुमको ये सब काम करना पड़ेगा। अब उसी में कुछ कुछ तुम्हारा खर्चा भी हो जाता है। बताओ अगर मान लेते हैं कि हमको बेचना तो है, लेकिन हमको पता नहीं कि कौन कस्टमर मेरे पास आएगा खरीदने के लिए। अब कस्टमर हमको थोड़ी ना पहचान के रखा है, तो हम क्या किए पता है? हम यहां पे ब्रोकर लोगों को ढूंढना शुरू किए। किसको? ब्रोकर, अरे दलाल को। और दलाल जो हम यहां पे पाए उसको बोल के रखें कि अगर हम अपना बिल्डिंग बेचने वाले हैं, घर अपना बेचने वाले हैं, अगर तुमको कोई ग्राहक मिलेगा, कोई कस्टमर मिलेगा तो हमको बताना। समझ में आया? और वो बोला हम बता तो देंगे, लेकिन जितना में भी बेचोगे उसका हम 2% लेंगे। कितना परसेंट लेंगे? 2%। अरे 2% बोले, 1% बोले, जो भी बोले, उस ब्रोकरेज वो जो हम उसको पेमेंट करेंगे तो मेरा लॉस होगा कि नहीं? मेरा खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो बोलता है इस एक्सपेंस को सेल वैल्यू पे आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं। लो हम यहां पे इस फॉर्मेट पे हम सजा के लिख देते हैं तुमको। पहले बताओ 25 लाख रुपया में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं? 25 लाख रुपया में बेच रहे हैं। तो 25 लाख रुपया हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो गया। क्या हो गया? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो गया। कितने रुपए का? 25 लाख रुपए का। समझना चीजों को।
बताओ, अब ब्रोकर हमको क्या बोला था, 2% का कमीशन लेंगे। कितना परसेंट का? 2। तो बताओ 25 लाख का अगर 2% निकालेंगे, 25 लाख का अगर 2% निकालेंगे, एक बार निकाल के देखो, 25 लाख का अगर 2% निकालते हैं तो 50,000 रुपया निकलता है। कितना निकलता है? 50,000। यानी 50,000 का हमारे पास निकल रहा है क्या? 0.05 लाख लगा दिए, मतलब ये हमारा बन चुका है क्या, थाउजेंड्स में आ चुका है। ठीक है, लो तुमको थाउजेंड्स में लिख के बता देते, 50,000 आ गया। तो इसका मतलब 25 लाख था हमारा, जिसमें 50,000 तो चला गया ब्रोकर के पास। किसके पास? ब्रोकर के पास। तो बताओ अब हमारे पास कितना रुपया बचा हुआ है? कितना बचा हुआ है? बोलेंगे सर 24,50,000 रुपया बचा हुआ है। अरे बोलो ना, 24,50,000 रुपया हमारे पास बचा है। कोई दिक्कत? ये होता है नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी नेट सेल्स प्राइस हमारे पास आया है कितने रुपए का? 24,50,000 रुपए का। बोलो बात समझ में आया? हम जिसके पास बेचे, कस्टमर के पास, वो हमको 25 लाख रुपया दिया, पूरा कड़कड़िया नोट, हाँ या ना। उसके बाद हम उसमें से 50,000 रुपया निकाल के ब्रोकर को दे दिए। मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है? 24,50,000। क्या ये 24,50,000 हमारा फायदा हो गया? क्या मेरा इनकम है 24,50,000? बिल्कुल नहीं। अरे बताओ, 24,50,000 तुम्हारे पास आया है। अब तुम जो उस एसेट को खरीदे थे, तुम जो बिल्डिंग को खरीदे थे, उस कॉस्ट को माइनस नहीं करोगे? करोगे कि माइनस नहीं? तो बोलता है जितना में तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जितना में तुम उस एसेट को खरीदे थे, उसको माइनस करो। बताओ हम कितना में खरीदे थे? एग्जांपल जो दिए थे, कितना में खरीदे थे? 10 लाख रुपया में खरीदे थे। तो बोलता है ठीक है, तो 10 लाख रुपया में खरीदे हो तो वो 10 लाख रुपया तुमको माइनस करना पड़ेगा। अरे बोलो आया ना। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बताओ ये 18 महीना में क्या कुछ इंप्रूवमेंट भी किए थे उस घर के साथ? क्या मतलब, क्या उस बिल्डिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ किए थे क्या? मतलब वो बिल्डिंग में तुम्हारे पास अगर खाली तुमको, जिससे खरीदे थे वो तुमको ग्राउंड फ्लोर खाली बना के दिया था, इस 18 महीना में क्या तुम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए हो? क्या तुम उसमें फर्स्ट फ्लोर बना दिए हो क्या? समझ में आ रहा है? तो अगर तुम कुछ इंप्रूवमेंट किए होगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर तुम कुछ इंप्रूवमेंट किए होगे तो उसको भी तुमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो तुम्हारा खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ, तुम्हारे पास मतलब जिससे तुम खरीदे थे बिल्डिंग, अगर वो तुमको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना के दिया था, मतलब खाली 4 दीवार लगा के तुमको सारा कंप्लीट करके दे दिया था, आया समझ में? अब तुम्हारा मन क्या किया ना, इतना में तो मेरे से होने वाला नहीं है, अब तुम उसमें फर्स्ट फ्लोर ऐड कर दिए। क्या कर दिए? फर्स्ट फ्लोर ऐड कर दिए। तो इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर बिना पैसा का बन जाता है क्या, कि पैसा लगाना पड़ता है? लगाना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारा 5 लाख रुपए का लगा है। कितने का लगा है? 5 लाख का। तो बताओ इसका मतलब उस घर के पीछे हम टोटल कितना रुपए का खर्चा किए? 15 लाख रुपया। तो बोलता है इसका मतलब आप 15 लाख रुपया का खर्चा किए थे। आ रहा है समझ में? तो बताओ एक चीज, तुम 15 लाख रुपया खर्चा करके 25 लाख रुपया में बेचे हो, तो 10 लाख रुपया का फायदा हो गया कि नहीं? लेकिन वो 10 लाख रुपया तुम्हारा एक्चुअल नहीं हुआ है, क्योंकि तुम 50,000 रुपये का क्या दे चुके हो? ब्रोकरेज दे चुके हो। तो इसीलिए उतना नाटक नहीं करके सीधा बताओ, 24,50,000 में अगर 15 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 9,50,000, यानी 9.5 लाख का तुम्हारा कैपिटल गेन निकल गया। वो भी कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कौन सा निकल गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो बात समझ में आया? सर सवाल उठता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों? क्योंकि बिल्डिंग हम कितना महीना रख के बेचे हैं? 18 महीना। 24 महीना से कम या ज्यादा? कम। अगर 24 महीना से कम होगा तो क्या निकलेगा? शॉर्ट टर्म। 24 महीना से कम होगा तो क्या निकलेगा? शॉर्ट टर्म। उससे ज्यादा होगा तो क्या निकलेगा? लॉन्ग टर्म। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है बात यहां तक? तो बोलता है ये सारा फॉर्मेट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और अगर हमारा 9.5 लाख रुपए का हमारा फायदा हो गया है, इतने का इनकम हो गया, इतने का गेन हो गया, इस पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बोलो है ना? तो बोलता है सर 9.5 लाख रुपए पे टैक्स लीजिएगा, कुछ डिस्काउंट नहीं दीजिएगा? थोड़ा सा मेरा शकल देख के थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए कुछ। समझ में आया? तो टैक्स वाला क्या बोलता है, ठीक है आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिलेगा। अच्छा यहां पे डिडक्शन नहीं है, क्या ये एग्जेम्पशन है? ध्यान रखना, डिडक्शन और एग्जेम्पशन में फर्क होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एग्जेम्पशन जो होता है वो कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है, बताए थे। मतलब आपको अगर एग्जेम्पशन यहां पे मिलेगा तो 9.5 लाख रुपया से ज्यादा नहीं मिल सकता है आपको, मैक्सिमम 9.5 लाख रुपया तक ही मिलेगा। आया समझ में? हमारा जितना का यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा उतना ही तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। और उसको एग्जांपल के तौर पे हम समझाए थे तुमको कि अगर कोई चीज का एमआरपी अगर लिखा हुआ है 50 रुपया, तो तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा तो 50 रुपया का डिस्काउंट दे सकता है, मतलब फ्री में ले जाओ तुम। बोलो है ना? क्या कभी तुमको 50 रुपया का चीज 60 रुपया में डिस्काउंट, 60 रुपया का डिस्काउंट दे सकता है क्या? कहां से देगा? 50 रुपया का चीज ही 60 रुपया का डिस्काउंट कहां से हो जाएगा? आया समझ में? तो यहां पे जो एग्जेम्पशन है वो डिस्काउंट है तुम्हारे हिसाब से।
तो एग्जेम्पशन कभी भी तुम्हारा इनकम को क्रॉस नहीं कर सकता है, मतलब जो गेन आया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको एक्सीड नहीं कर सकता है। आया समझ में? लेकिन वही अगर डिडक्शन होता है, क्या होता है? डिडक्शन, तो डिडक्शन तुम्हारा इनकम को एक्सीड कर सकता है। मतलब अगर ये 9.5 लाख का हमारा आया है और डिडक्शन अगर तुमको मिलता, तो डिडक्शन अगर 15 लाख रुपया आता तो 15 लाख रुपया माइनस करते हैं यहाँ पे, और नेगेटिव में आ जाता तो नेगेटिव में लिखते। बोलो समझ में आया? तो डिडक्शन जो होता है वो नेगेटिव में ला देता है हमारा इनकम को, लेकिन जो एग्जेम्पशन होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं लाता है। बोलो बात समझ में आया? याद करो थोड़ा सा वो दिन जब हम लोग सैलरी पढ़ा करते थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, बोला है ना, जिसमें बहुत सारा ऐसा चीज आता था जहां पे एग्जेम्पशन हमारा कभी कभी ज्यादा हो जाता था कैलकुलेट करके, है ना, तो वहां पे नील कर देते थे माइनस करके। आया समझ में? हम लोग उसको नेगेटिव में नहीं लिखा करते थे। चाहे हम लोग हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन करते थे, चाहे हम लोग इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का कैलकुलेशन करते थे। आ रहा है समझ में? हम हर जगह जब एग्जेम्पशन निकालते थे तो वहां पे एग्जेम्पशन अगर ज्यादा अमाउंट भी निकल जाता था तो माइनस करके नेगेटिव में नहीं लिखते थे, हम लोग नील लिख दिया करते थे। आया समझ में? क्योंकि एग्जेम्पशन हमारा मैक्सिमम उतना ही मिल सकता है जितना का इनकम है, उससे ज्यादा एग्जेम्पशन आपको नहीं मिल सकता है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? तो ये हमारा है फॉर्मेट, समझाने का काम कर दिए हम तुमको पूरा, कि फॉर्मेट अगर हम लोग बना रहे तो क्यों इस तरह का फॉर्मेट बनता है हम तुमको पूरा बता दिए। अब तुमको ये फॉर्मेट को कॉपी करना है एक बार, और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के बारे में समझाएंगे फिर। तो एक बार इस फॉर्मेट को कॉपी कर लो। चलिए, तो ये अगर तुम लोग कॉपी कर लिए हो तो अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। किसके बारे में? शॉर्ट टर्म का पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया? अच्छा, शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट अगर तुम एक बार देखो, शॉर्ट टर्म का एक बार तुम फॉर्मेट अच्छे से देखो तो तुमको अच्छे से पता चल रहा होगा। यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होता है, लेस करते हैं एक्सपेंस, आता है नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फिर दो तो कॉस्ट यहां से माइनस करते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक होता है खरीदने का कॉस्ट, एक होता है इंप्रूवमेंट का कॉस्ट। अच्छा, इंप्रूवमेंट अगर नहीं करेंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि यहां पे लिखना ही सो, लेकिन बिना खरीदे तो तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। आया समझ में? अगर तुम कोई चीज को बेच रहे हो मतलब खरीदे जरूर होगे। बोलो समझ में? या तो बनाए होगे, मैन्युफैक्चर किए होगे, या तो खरीदे होगे। आया समझ में? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का होना तो जरूरी है, हाँ या ना? और कॉस्ट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का होना जरूरी है। ये एक्सपेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बताओ, अगर तुम ब्रोकर नहीं ढूंढे हो, अपने से बेच दिए, तुम्हारा दोस्त ही मिल गया खरीदने वाला, आया समझ में, तो ब्रोकर का झमेला काहे लेंगे, दोस्त के पास बेच देंगे, यानी एक्सपेंसेस ऑन ब्रोकरेज सेल्स कुछ भी नहीं होगा। आया समझ में? तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो इंप्रूवमेंट है ये हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये वाला और ये वाला, ये दोनों का होना एकदम जरूरी है। आया समझ में? कितना में तुम बेच रहे हो और कितना में खरीदे हो, ये दोनों का होना जरूरी है, तभी तुम्हारा यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल पाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? और उसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चन में देगा तभी बात करेंगे। ये भी एक अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अंडर सेक्शन 54 कि 54 में हम लोग को एग्जामिनेशन अगर मिलता है तो किस चीज का मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारा बात पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? तब आएगा हमारा टैक्सेबल, तब टैक्सेबल अमाउंट आता है, मतलब कितना पे हम लोग को टैक्स देना है। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट भी कुछ उसी तरीके का है, कुछ उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है। देखो यहाँ पे फॉर्मेट कंप्यूटेशन फॉर ऑफ टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हम लोग काम कर रहे हैं, बताओ यहाँ पे भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, एक्सपेंसेस ऑन सेल हमारा लेस किया जा रहा है तो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाता है। लेकिन लेस जो करते हैं इसमें एक वर्ड जोड़ दिया है, देख रहे हो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पे जो बात था वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था, लेकिन यहां पे जो आपका आया है वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आता है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, फिर हम लोग माइनस करेंगे एग्जेम्पशन तो टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब फर्क सिर्फ थोड़ा सा आया है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, और कहीं पे फर्क हमारा नहीं आया है। बोलो बात समझ में आया? तो एक काम करो, इस फॉर्मेट, अब समझाने वाला कुछ है नहीं यहां पे, समझाना सिर्फ इंडेक्स वाला है। ये इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है उसके बारे में समझाने वाले हैं, तो इस चीज को समझाएंगे। पहले फॉर्मेट को कॉपी कर लो एक बार। अब लॉन्ग टर्म बोल के वहां पे लिखो हेडिंग, और उसका फॉर्मेट एक बार कॉपी कर लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का फॉर्मेट अलग रहेगा। आप अगर एक ही साथ मिक्स कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। आया समझ में? इसीलिए शॉर्ट टर्म। अच्छा, शॉर्ट टर्म कब होगा? शॉर्ट टर्म कब होगा? जब आपका फर्स्ट कैटेगरी में 12 महीना तक रहेगा, सेकंड कैटेगरी वाला 24 महीना तक रहेगा, और थर्ड कैटेगरी में 36 महीना तक रहेगा, तब वो शॉर्ट टर्म। और अगर तीनों कैटेगरी अगर तुम्हारा 12 महीने से ज्यादा है, 24 महीना से ज्यादा है, 36 महीना से ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म। तब आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। आया समझ में? तो फॉर्मेट एक बार कॉपी कर लो। चलो, कॉपी हो गया ना सबका? तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी फॉर्मेट कॉपी हो गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी फॉर्मेट हमारा कॉपी हो गया, है ना? अब समझना ध्यान से,
दोनों का फर्क हमारा क्या था, हमारा शॉर्ट टर्म वाले में तो सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, वहां पे कोई झमेला ही नहीं है। 10 लाख का खरीदे हो 10 लाख का बात करो, 20 लाख का खरीदे हो 20 लाख का बात करो, इंप्रूवमेंट अगर 15 लाख का किया तो 15 लाख का बात करो, 2 लाख का किया तो 2 लाख का बात करो, कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में आते हो तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बात होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बात होता है। सवाल उठता है कि इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्सेशन क्या होता है, यहाँ पे समझना है ये चीज को। बताओ लॉन्ग टर्म के बारे में बताए, लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है, अभी समझाए थे लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है। जब आप 12 महीना से ज्यादा, 24 महीना से ज्यादा, 36 महीना से ज्यादा अगर होल्ड करके रखे हो कोई भी एसेट को, इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म होगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। तो अब एग्जांपल देके तुमको समझाना चाहते हैं, समझना इस चीज को। बताओ अगर हम एक लैंड बिल्डिंग को खरीदे थे 10 लाख रुपया में, कितना में खरीदे थे, सब लोग समझना इस चीज को, 10 लाख रुपया में खरीदे थे, और खरीदा कब गया था, तो खरीदा गया था 2004-5 में, बहुत पुराना 2004-5 में खरीदा गया था। कितना रुपया में खरीदे थे, 10 लाख रुपया में। अगर हम आज मतलब 2023-24 में, 2023-24 में अगर हम उसी लैंड बिल्डिंग को बेच देने का सोच रहे हैं, तो बताओ ये हमारा सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग देख के बताओ कि ये लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा। 2004-5 में खरीदे थे पुराना जमाना में, और अभी जाके 23-24 में बेच रहे हैं, इसका मतलब लॉन्ग टर्म है, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। ये हमारा 24 महीना से ज्यादा होल्ड करके रखे, क्योंकि लैंड बिल्डिंग का 24 महीना वाला कैटेगरी होता है ना, यानी ये 24 महीना से ज्यादा होल्ड करके रखे, ये तो बात तो समझ में आ गया। इसका मतलब ये कि ये लॉन्ग टर्म होगा। तो अब सवाल उठता है ये कि अगर हम यहां पे 2023-24 में अगर बेच रहे हैं तो 50 लाख रुपए में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, खरीदे कितना में थे, बेच कितना में रहे हैं, 50 लाख। तुमको अगर पूछा जाएगा यहां पे लैंड बिल्डिंग को परचेज किया गया था कितने में, 10 लाख रुपया में, अगर इसको सेल किया जा रहा है 50 लाख रुपया में, अगर तुमसे पूछा जाए बताओ हमारा इस एसेट को बेच के गेन कितने का हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, 40 लाख रुपए का गेन हो रहा है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ या ना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर अभी तो आप बताए थे गेन का मतलब यानी प्रॉफिट का मतलब यही होता है जितना में बेच रहे हैं माइनस जितना में खरीदे थे, हाँ या ना। तो बताओ तुम कितना में बेच रहे हो, 50 लाख, कितना में खरीदे थे 10 लाख, माइनस कर दिए तो 40 लाख आ गया, उतना का गेन हो गया। यही तो गलत हो जाता है। तुम सोच के देखो, तुम जिस चीज जब तुम खरीदे थे 10 लाख रुपया में, अगर वही वाला एसेट को तुम 2023-24 में जिस दिन तुम बेच रहे हो, अगर उस टाइम में तुम उसको खरीदते तो क्या तुमको 10 लाख रुपया में मिल जाता, बोलो हाँ या ना, नहीं मिलेगा। बताओ जिस एसेट को तुम 10 लाख रुपया में खरीदे थे 2004-5 में, बहुत पुराना जमाना है वो, यानी 2004-5 में तुम खरीदे थे 10 लाख रुपया में और तुम अभी 50 लाख रुपए में बेच रहे हो, तो इसका मतलब 2023-24 में अगर तुम बेच रहे हो तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, उस 10 लाख का वैल्यू तुमको 2023-24 में निकालना पड़ेगा कि अगर वो 10 लाख रुपया हमारा 2004-5 में दाम था तो उसका वैल्यू अभी करंट ईयर में कितना होना चाहिए। आ रहा है समझ में, यानी उस, अरे हम लोग तो जानते हैं ना वैल्यू हमेशा पैसा का बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है कि नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी जैसे जैसे हम लोग का टाइम बढ़ते जाता है वैल्यू क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है, हाँ या ना। तो बताओ जो चीज हमको 10 लाख रुपया में मिल चुका था, क्या आज के डेट में हमको 10 लाख रुपया में मिलेगा वो चीज, नहीं मिलेगा। अगर वही घर को हम आज अगर खरीदना चाहेंगे तो हमको 40 लाख रुपया में खरीदना पड़ेगा। कितना में खरीदना पड़ेगा, 40 लाख रुपया में खरीदना पड़ेगा। मतलब ये कि जिस चीज का दाम 10 लाख रुपया था कब, 2004-5 में, वही 2023-24 में उसका दाम कितने का है, 40 लाख रुपए का है। आ रहा है समझ में। इसका मतलब ये कि अगर तुमसे कोई पूछेगा गेन बताओ कितना का होगा, तो तुमको 50 लाख रुपया में से 10 लाख रुपया नहीं, 50 लाख में से 40 लाख रुपया को माइनस करके तुमको 10 लाख रुपया निकालना पड़ेगा। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे फायदा कितना का हो रहा है, तो 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, 40 लाख रुपए का फायदा तुम्हारा नहीं हो रहा है। आया समझ में। तो अब सवाल उठता है, तो सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि 2023-24 में उसका दाम कितना होगा। ये वैल्यू जो 40 लाख रुपया आप निकाले, ये तो अपने से बता दिए कि 40 लाख रुपया होगा, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि उसको खरीदा है 2004-5 में और उसको बेच रहा है 2023-24 में, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये 10 लाख का दाम यहां पे कितना रुपया होगा। आया समझ में। तो वो चीज के लिए हम लोग को इंडेक्सेशन चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन चेक करना पड़ेगा।
कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसका नाम होता है CII होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। यानी जिस चीज का कॉस्ट का इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग का महंगाई बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाता है, उसका इंडेक्स भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब ये आपको इंडेक्सेशन दिया रहता है, तुमको याद करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तुमको एग्जाम में जब देगा ना, उसमें CII तुमको दे देगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तुमको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। आया समझ में? बोलो ना। तो यहां पे उसके हिसाब से ये वाला अमाउंट निकालना पड़ता है। ये तो अपने से एग्जांपल लिए थे तो 40 लाख आ गया, लेकिन वो निकाला कैसे जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आइए एक बार बात करते हैं। ये देखो हमारा होता है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी फॉर डिफरेंट प्रीवियस ईयर, अलग अलग प्रीवियस ईयर का इस तरह का होता है हमारे पास। एक बार ध्यान से देखो किस तरह से लिखा हुआ है इसको, ध्यान से एक बार सब लोग देखो किस तरह से लिखा हुआ है इसको। बताओ तुम खरीदे कब थे? अब एग्जांपल के तौर पे कब खरीदे थे? 2004-5 में। 2004-5 में उसका इंडेक्सेशन कितने का है? 113 का है। कितने का है इंडेक्सेशन? मतलब 2004-5 में जो तुम्हारा 10 लाख रुपए का जो सामान खरीदे हो ना, वो 10 लाख तुम्हारा कितने के बराबर है? 113 के बराबर है। किसके बराबर है? 113 के बराबर है। और तुम बेच कब रहे हो? 2023-24 में। बताओ 2023-24 में उसका इंडेक्सेशन कितने का है? 348 का है, 348 का है। मतलब तुम्हारा जो 10 लाख रुपया है ना, तुम्हारा जो 10 लाख रुपया है ना, वो तुम्हारा किसके बराबर है? 113 के बराबर है। और तुमको आज के डेट का निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 348 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? मतलब आज के डेट का तुमको निकालना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? एक बार निकाल के बता दो एक बार कैलकुलेटर में कितना आता है। सो लो हम करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 113 और इंटू 348, ये करते हैं तो आता है 30.8 आ गया। मतलब 30.8 लाख रुपया उसका आज की डेट में वैल्यू है। बोलो समझ में आया? अरे बोलो ना। वो तो एग्जांपल ये थे 40 लाख अपने से, लेकिन इस वैल्यू से अगर निकालोगे तो जिस चीज को तुम 2004-5 में खरीदे थे 10 लाख रुपया में, उसका 2023-24 में दाम कितना हो चुका है? 30,80,000 रुपया उसका दाम हो चुका है। 30.8 लाख उसका दाम है। बोलो समझ में आया? तो ये तुमको एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, कंपेयर करना है। अगर तुमको क्या बोले गेन निकालना है, अगर तुमको कैपिटल गेन, तो उसके लिए तुमको कंपेयर करना पड़ेगा, तुमको करंट वैल्यू में तुमको लाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? और सुनो एक चीज, ये वाला कैसे लाए कैलकुलेशन करके, समझ में आया? बोलो ना। तो कैसे किए? बोले 10 लाख रुपया। अच्छा एक बात बताओ, 113 को यहां से डिवाइड करो या यहां पे डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे बोलो ना। यहां पे डिवाइड करो या यहां पे डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो 10 लाख इंटू अगर 348 डिवाइड बाय 113 किए हैं तो ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है? एक फॉर्मूला है। अब वो कौन सा फॉर्मूला होता है बताइए? 10 लाख रुपया कौन सा प्राइस है खरीदने का? प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये हमारा। बोलो समझ में आया? और इनटू बताइए 348 जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू है? जिस साल में खरीदने का करंट वैल्यू मतलब बेचने का। जिस साल हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस साल हम लोग बेच रहे हैं, उस साल का यहां पे यानी ट्रांसफर करने का CI होता है ऊपर। और 113 कौन सा है? 2004-5 का। मतलब जब तुम खरीदे थे, यानी खरीदने का एक्विजिशन वाले का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स होता है नीचे। बोलो बात समझ में आया? अब इसी को हम थोड़ा साफ सुथरा से अच्छे से तुमको समझाना चाहेंगे। उसके लिए तुम यहां पे आके देखो, ये देखो फॉर्मूला देख रहे हो जो हमारे पास यहां पे ये वाला था, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद सबसे पहले तुमको ये वाला कॉपी कर लेना है कि हियर कैलकुलेशन फॉर ICOA और ICOI, मतलब कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या फॉर्मूला। अरे बोलो ना, यहां पे यूज हुआ है ना हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी ICOA और ICOI। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। सुनना एक बार कॉपी बाद में। क्या होता है ICOA का मतलब, यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जितना में खरीदे थे इनटू CII इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल में बेच रहे हैं उस साल का CII कितना है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, और डिवाइड करेंगे CII इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल में तुम खरीदे थे उस साल का CII कितना का है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? जिसको भी एग्जांपल के तौर पे हम समझा भी दिए कैलकुलेशन करके, हाँ या ना? तो ये हो गया तुम्हारा एक्विजिशन वाला और ये हो गया तुम्हारा इंप्रूवमेंट वाला। इंप्रूवमेंट वाला जैसे एक्विजिशन वाले में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है तो इंप्रूवमेंट वाले में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अरे बोलो ना। और ऊपर में ट्रांसफर वाला होता है तो ऊपर में ट्रांसफर ही देगा, लेकिन नीचे में ये एक्विजिशन था तो नीचे में एक्विजिशन, यहाँ पे इंप्रूवमेंट है तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगा। बोलो बात समझ में आया?
यानी जिस साल में इंप्रूवमेंट किए थे। मान लेते कि हम ग्राउंड फ्लोर था सिर्फ हमारे पास, हम एक तल्ला जो बनाए हैं, खरीदे कब थे? 2004-5 में खरीदे थे, 2004-5 में। लेकिन हम 2006-7 में जाके एक तल्ला बना दिए, उसमें हम फर्स्ट फ्लोर ऐड कर दिए। तो बताओ, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर हमारा 5 लाख रुपए का लगा है तो 5 लाख, फिर हम बेच रहे हैं कब 2023-24 में, तो वहां का 348 मारना पड़ेगा। और जब आप इंप्रूवमेंट किए थे, इंप्रूवमेंट कब किए थे? 2006-7 में, तो 2006-7 का इंप्रूवमेंट कितना का है? 122 का है। यानी तुमको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा कितना से? 122 से। बोलो बात समझ में आ रहा है? और इससे निकालना पड़ेगा तुमको इंप्रूवमेंट का ICOI। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो सर इसका मतलब क्या हम लोगों को ये वाला चीज याद करना पड़ेगा? तो नहीं, ये याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमको कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अरे हम लोग एग्जाम थोड़ी ना देने जा रहे हैं अभी, लेकिन जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब चीज हम लोग को पता होना जरूरी है ना। तो इसीलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर 2012-13 यहाँ पे खत्म हो गए, फिर 13-14 यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है? तो इसका मतलब 12-13 यहाँ पे, 13-14 यहाँ पे, यानी 1-2 से लेकर के हम लोग को 23-24 तक हमारा, और हर साल हमारा ये बढ़ते जाता है। हर साल हमारा, चेक कर लो ना, चेक कर लो, 100 के बाद 105, 109, 113, 117, 122 बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है कि नहीं? और ये हमारा 348 पे अभी करंट ईयर में हमारा इतना आया है। नेक्स्ट ईयर हमारा जब 2024-25 में जाएंगे, फिर से हमारा बढ़ के कुछ हो जाएगा। अभी तक हमारे पास पता नहीं है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा वो चीज। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो अभी तुम लोग फॉर्मेट कॉपी किए थे, फॉर्मेट के बाद पहले ये वाला कॉपी करो, ये फॉर्मूला को कॉपी कर लो, और उसके बाद हम लोग को CII कॉपी करना है, ठीक है? चलो इसको कॉपी करो एक बार। चलिए ये वाला अगर कॉपी हो गया है, तो इसके बाद हम लोग को ये वाला कॉपी करना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर डिफरेंट प्रीवियस ईयर। हेडिंग लिख लो और उसके बाद इस तरह से कॉपी कर लो उसको। हो गया कॉपी सबका? समझ में आया किस तरह का है? तो बस CII तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कॉपी से बार बार देख के करना पड़ेगा तुमको। एग्जाम के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तुमको ये वाला चीज दे दिया जाएगा। आया समझ में? जब भी तुमको कैपिटल गेन का क्वेश्चन मिलेगा, तो वहीं पे ब्रैकेट में तुमको CII तुमको दे दिया रहेगा। जिस साल का तुमको जरूरत है वो वहां पे लिख के दे दिया रहेगा। आया समझ में? और अगर किसी साल का जरूरत है और जिसका वो नहीं दिया हुआ है, वहां पे टीचर को मांगो, टीचर दे देगा तुमको। आया समझ में? क्लियर चीज? तुमको उसके लिए खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं पे। क्लियर चीज? या नहीं किसी से पूछने का जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं इंप्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं 2005-6 में, 2005-6, लेकिन 2005-6 का हम लोग को दिया ही नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग को मांगना पड़ेगा उस टाइम, क्योंकि हम लोग याद करके नहीं जाएंगे, हम लोग याद करके नहीं जाएंगे। वो सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? वैसे दे देता है, बट फिर भी अगर कभी मिस्टेक हो जाए उन लोगों से, तो हम लोग मांग लेंगे। आया समझ में? चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है? मिस्टर एक्स परचेज अ बिल्डिंग ऑन 15/8/2009 फॉर ₹10 लाख। 10 लाख रुपए का एक बिल्डिंग खरीदा। He made an improvement of 5 lakhs and 3 lakhs as on 20/6/2015 और 25/8/2018। मतलब एक 2015 में और एक 2018 में वो दो इंप्रूवमेंट किया है, 5 लाख रुपए का और 3 लाख रुपए का। एक बार इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है। चलो ठीक है। आगे बोला फाइनली ही वांटेड टू सेल दैट बिल्डिंग फॉर ₹90 lakhs। इसके बाद वो फाइनली 90 लाख रुपए उस बिल्डिंग को क्या कर देना सोचा? बेच देने का सोचा। और वो भी कब? 2023-24 में, क्योंकि ईयर हम लोग को देखना है। मेन डेट से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? ईयर से। आया समझ में? बोला ब्रोकरेज है 2% का सेल के ऊपर, और कंप्यूट करना है टैक्सेबल गेन हमारे पास कितना का होगा? कैपिटल गेन। बोलो समझ में आया? अब ये भी नहीं बोला कि शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, वो तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग तो ऐसे ही क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। बताओ क्या होगा? लॉन्ग टर्म, क्योंकि कब खरीदा गया था? 2009 में। बेचा कब जा रहा है? 2024 में, यानी लॉन्ग टर्म है हमारे पास। साफ सब पता चल रहा है। हाँ या ना? बोलो ना। तो अब हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए एक बार देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नेचर और पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तभी आप यहाँ पे सॉल्व करना शुरू, क्योंकि तुमको नहीं बोला है कि शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। वो तुमको शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, तो क्यों होगा वो तुमको पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट तुमको बनाना पड़ेगा। आया समझ में? तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए ध्यान से समझिएगा सब लोग। यहाँ पे सबसे पहले ये बात लिखेंगे कॉपी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिंस डेट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले खरीदने का डेट,
डेट ऑफ एक्विजिशन, बताओ कब खरीदा गया था, कब खरीदा गया था, 15/8/2009 में खरीदा गया था। तो लिखेंगे सर यहां पे 15/8/2009, बोलो समझ में आया। फिर यहां पे लिखेंगे डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल या डेट ऑफ ट्रांसफर भी बोल सकते हो। बताओ कब बेचा जा रहा है उसको, तो बेचा जा रहा है 12/6/2024 में। तो बोलेंगे सर 12/6/2024 में बेचा जा रहा है। तो बोलेंगे देयरफॉर, इसको एंड लगा देते हैं, देयरफॉर बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग जो हमारे पास होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग बिल्डिंग के लिए हमारा कितना महीना वाला होता है, 24 महीना वाला होता है ना। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो होगा वो डायरेक्टली गिनने का जरूरत नहीं, कितना साल कितना महीना, ये सब नहीं, डायरेक्टली लेस देन या मोर देन। आया समझ में। तो बताओ ये मोर देन है कि लेस देन है, तो बोलेंगे मोर देन 24 मंथ्स है, और मोर देन 24 मंथ्स का मतलब दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यानी पहले कैपिटल एसेट का हम लोग नेचर पता कर लिए कि ये कौन सा एसेट है, कैपिटल एसेट जो है वो कौन सा है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। बोलो बात समझ में आया। तो ये काम पहले तुमको कर लेना है, तो पता चल गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। आया समझ में। तो अब हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब लिख सकते हो तुम लोग, अब यहां तक ये वाला काम कर सकते हो साथ में। क्वेश्चन सब लोग कॉपी कर लिए थे ना, ठीक है। तो कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स था नाम ना, मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-24। जो फॉर्मेट लिखाया गया था वही फॉर्मेट को यहां पे हम लोग को काम करना है। आया समझ में। तो इस तरह से फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे, और उसके बाद जो हम लोग का टेबल उस तरह का क्रिएट होता है वो टेबल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो हाँ सर। आगे बढ़े तब। तो फॉर्मेट सबका रेडी हो चुका है तो यहां तक। अब आगे का काम थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा देख लो किस तरह से काम करना है सब, उसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, बताओ सबसे पहले फॉर्मेट तो तुम लोग लिख चुके हो, फॉर्मेट में बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो फॉर्मेट होता है सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन से। फुल वैल्यू ऑफ, बोलो हाँ या ना, इस तरह से आपको लिखना है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FVC, यानी हम लोग जिसको सेल्स वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स वैल्यू भी बोलते हैं। बताओ क्वेश्चन में आप सेल कब कर रहे हो, तो मतलब कितना में सेल किए हो, 90 लाख रुपया में सेल किए हो, यानी यहां पे आपको डिटेल्स में जाके कितना का लिखना है, 90 लाख रुपए का लिखना है। बोलो बात समझ में आया। अभी नहीं लिखना है, कितना रुपए का लिखेंगे, 90 लाख रुपए का लिखेंगे। समझ में आया। अब बताओ यहां से लेस किया जाता है क्या, एक्सपेंसेस ऑन सेल, जिसको ब्रोकरेज भी बोला जाता है, हाँ या ना। बताओ कितने का, आइए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। बोलेंगे सर सेल हमारा 90 लाख रुपए का है, तो 90 लाख रुपया लिखेंगे। और अच्छा ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बताए थे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिए हम, तो आराम से तुमको यहाँ पे पुट करना है। तो बताओ 2% का कमीशन बोला गया था, 2% का ब्रोकरेज है ना, देखो ब्रोकरेज बोला है 2% का, तो ठीक है 2% लगा दिए, कितना आ गया, 1,80,000 रुपए का निकल गया, यानी हमारा 1,80,000 रुपए का ब्रोकरेज निकल गया, एक्सपेंसेस ऑन सेल निकल गया। कोई दिक्कत। तो बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में अगर इसको माइनस कर देते तो क्या निकल के आता है हमारा, आता है नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बोलो ना रे, नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बोलो समझ में आया। और ये हमारे पास कितने का निकल जाएगा, 90 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो 88,20,000, 88,20,000 रुपए निकल के आएगा नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कोई तकलीफ यहां तक, समझ में आया सबको, हाँ या ना। चलिए अब यहां से लेस करते हैं सर दो चीज। अच्छा एक बात बताओ, ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म वाले में आई वाला चाहिए होता है, इंडेक्सेशन चाहिए होता है ना। तो यहां पे ए नंबर पॉइंट में जाके लिखेंगे ICOA, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलो बात समझ में आया। और बताओ इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उस पर कैलकुलेशन करेंगे। अरे बोलो ना, आ रहा है समझ में। बताइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं। कितना में खरीदा गया था, 10 लाख रुपया में। कितना में, कॉपी मत करोगे अभी, बस ध्यान से समझो सब लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 लाख रुपया, कितना लिखेंगे, 10 लाख रुपया, और इनटू ऊपर में रहता है जिस साल तुम सेल किए उस साल का इंडेक्सेशन, नीचे में रहता है जिस साल तुम खरीदे थे उस साल का इंडेक्सेशन। बोलो ना,
तो बताओ तुम किस साल में बेच रहे हो? 2023-24 में। डेट खाली मत देखोगे, पूरा साल को देखोगे। बताओ साल कौन सा है हमारा? बोलेंगे 12/6/2024 जो आता है वो 2023-24 में आता है। कौन से साल में आता है? 2023-24 में आता है। तो बताओ 2023-24 का इंडेक्सेशन हमारा कितना है? 348। यानी यहां पे जो ऊपर में लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 348। और नीचे में होता है एक्विजिशन का इंडेक्सेशन। बताओ क्वेश्चन में खरीदा कब गया था? 15/8/2009 को खरीदा गया था। तो बताओ 15/8/2009 जो होता है वो कौन से साल में आता है? 2008-9 में आता है। किस में आता है? 2008-9 में आता है। बोल भी रहा है सब लोग 2008-9 में। अरे 15/8/2009 तुम्हारा 8-9 में कब से आने लगा? पहले ये सोच के देखो। बताओ ये खत्म कब होगा हमारा? ये साल हमारा खत्म कब होगा? मार्च में खत्म होगा ना, और मार्च तुम्हारा 2010 में पहुंच जाएगा। ये तुम्हारा 9-10 होता है। और लोग अगर एक भी साल अगर ऊपर नीचे हो गया ना तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए कि तुम अभी क्या बोले थे? 2008-9 बोले थे तो तुम वहां पे इंडेक्सेशन क्या लगा देते? 2008-9 का लगा देते। जबकि ये साल है कौन सा तुम्हारा? 2009-10 है। तुम सबसे पहले देखो, चेक करने का दो ही तरीका है। चेक करने का दो तरीका है तुम्हारे पास। क्या तरीका है इसका? तुम पीछे देखोगे अप्रैल और आगे का देखोगे मार्च। जिस साल में आएगा वही साल तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। बोलो समझ में आया? बताओ अगर हम यहां पे 15/8/2009 लिखते हैं, इसके पीछे का तुम्हारा अप्रैल जो है वो कौन सा साल का है? बोलेंगे सर 1 अप्रैल 9 का है। और इसके बाद का जो मार्च होगा वो कौन सा साल का होगा? बोलेंगे 31/3 हमारा 10 का होगा। तो तुम्हारा साल जो है वो कौन सा है? 2009-10 है तुम्हारा साल। आया समझ में? पहले का देखेंगे अप्रैल और बाद का देखेंगे मार्च, और वो दोनों को ईयर को उठाएंगे, वही हमारा प्रीवियस ईयर है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो प्रीवियस ईयर कौन सा पता चला? 2009-10 पता चला है। तो बताओ 2009-10 का हमारा कितने का है सर? 148 का है, 148 का है। तो यहां पे जाके पुट करेंगे नीचे में 148। और अब इसका कैलकुलेशन बताओ। बोलेंगे 10 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 148। फ्रैक्शन में आएगा तुम्हारा, डेसिमल में आएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। तो ये अमाउंट आ रहा है हमारा निकल के कितना रुपया आ रहा है? 2351351 आ रहा है। समझ में? इतना का अमाउंट निकल गया। मतलब 23,51,351 का निकल गया हमारे पास ICOA। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है सबको? अब बात करते हैं बी नंबर। बी नंबर पॉइंट में क्या होता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। बोलो है ना? और इंप्रूवमेंट एक बार नहीं कर रहा है, कितना बार कर रहा है? 2 बार कर रहा है। तो दोनों बार का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ या ना? एरो देख के लिख देते हैं यहां पे। बताओ एरो देख के लिख देते हैं कौन से साल में इंप्रूवमेंट किए थे। तुम पहला देखना 2015 लिखा हुआ है, मतलब ये कौन सा साल है? 2015-16 है। कौन सा साल है? 2015-16 है। तो यहां पे लिखेंगे 2015-16। बताओ 2015-16 का कैलकुलेशन करने वाले हैं। 2015-16 का कैलकुलेशन करने वाले हैं। बोलेंगे सर इंप्रूवमेंट कर रहा था 5 लाख रुपए का। कितने का? पहला इंप्रूवमेंट कितने का था? 5 लाख का। ऊपर में नो चेंज, ऊपर में तुम्हारा डेट ऑफ ट्रांसफर वाला होता है, मतलब तुम्हारा 348 रहेगा। नीचे आपका 2015-16 का रहेगा। है ना? जब आप इंप्रूवमेंट किए थे। तो बताओ 2015-16 वाला इंप्रूवमेंट का 2015-16 का कितना है? 254 है। यानी यहां पे जाके पुट करेंगे 254 और इसका कैलकुलेशन करके देख लेंगे। 5 लाख इंटू 348 और डिवाइड कर देंगे 254। तो ये आ जाता है 685,039 आ रहा है, यानी 6,85,039 रुपया। बोलो समझे? एक और इंप्रूवमेंट है तो यहां पे एरो देके लिखेंगे 2000 कब किया गया था? चेक कर लेते हैं। तो 25/8/2018। बताओ कौन सा साल है ये? 18-19 है। कौन सा साल है? 18-19 है। तो यहां पे जाके लिखेंगे 2018-19। और ये सुनना, काम खत्म नहीं हुआ है। बोलेंगे ये 3 लाख रुपया के था, तो यहां पे जाके लिखेंगे 3 लाख। है ना? और यहां पे ऊपर तो 348 ही रहेगा सर, ऊपर तो फिक्स है। नीचे में 2018-19 का रहेगा। बताओ 18-19 वाला का कितना है? 280 है। तो यहां पे जाके पुट करेंगे 280 और फिर इसका कैलकुलेशन कर देंगे इनटू 348 और डिवाइड बाय 280। ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ रहा है? 372,857 इतना का निकल गया तुम्हारे पास। क्या ये बात सबको समझ में आया? बस अब ये तीनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे। बताओ कितना कितना आता है? 23,51,351 प्लस 68,50,39 और प्लस 3,7 क्या है? 3,7 2,8,5,7। ये टोटल आ रहा है तुम्हारे पास
34,09,247 यानी 34,09,247। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना? अब बताओ, अच्छा तुम्हारे पास कोई एग्जाम्शन का क्वेश्चन में कोई बात नहीं बोला है? एग्जाम्शन का कोई बात क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, तुमको बता देंगे। तो ये जो तुम्हारे पास अमाउंट निकल आया ना, इसी को डायरेक्टली टैक्सेबल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्योंकि यही तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल रहा है, और उसके बाद एग्जाम्शन माइनस करेंगे, एग्जाम्शन कुछ यहाँ पे आने वाला है नहीं, तो तुम्हारा वही वाला टैक्सेबल भी निकल जाएगा। तो बोलेंगे देयरफॉर ये हो गया तुम्हारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बताओ ऊपर वाले से इसको माइनस करके कितना आता है? 54,10,753 आता है यहाँ पे 54,10753, यानी 54,10,753 रुपये का हमारा फायदा हो चुका है। यानी अगर तुमसे कोई पूछता कि कितने का कैपिटल गेन हुआ है, तो ये अमाउंट बोलना पड़ता। तुम वो पुराना दिमाग वाला लगाते ना कि सर 90 लाख में बेच रहे हैं, 10 लाख में खरीदे थे, और 5 और 3 8 लाख रुपए का खर्चा किए थे, तो 5 3 8 और 10 18, अरे बोलो ना, यानी 18 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है और 90 लाख रुपया में बेचेंगे, इसका मतलब 72 लाख रुपया का हमारा फायदा हो गया। गलत हो जाएगा वो सब जनरल भाषा में, लेकिन टैक्स की भाषा में आपको ये काम करना पड़ेगा। समझ में आया? क्या सबको क्लियर है चीज? चलिए अब आपका काम होता है कॉपी करने का। तो फॉर्मेट तो कॉपी कर ही चुके थे, है ना? पूरा फॉर्मेट कॉपी कर चुके थे, यहां से कॉपी करना शुरू करो पूरा अंदर का चीज। और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।